हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन विद सेंटर। ये लेक्चर आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। जिन भी स्टूडेंट यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है वो लेक्चर को जा कहीं छोड़ना नहीं, क्योंकि ये इस लेक्चर में एक एक क्षण पे आपको काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। सो पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। बाकी आप सबकी मर्जी है, आप स्किप भी कर सकते हैं, एज योर विश। सो चलिए चलते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले ध्यान से सुन लें कि आज मैं यूनिट फर्स्ट के काफ़ी सारे मोस्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट इस लेक्चर में आपका पूरी तरीके से कवर करूँगी मैं। ये वन शॉट है यूनिट वन का, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट वन का। ये मैराथन क्लास यूनिट वन का है, जिसमें कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में हर बार रिपीट होते हैं। ये जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, यानी कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो 101% की गारंटी देती हूँ मैं कि इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके चैप्टर वन यानी यूनिट वन से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी मैंने बहस कर ली, सो बहस नहीं थी, आपको बस समझा रही थी कि कैसे कैसे क्या होता है। सो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे यूनिट्स कितने हैं। यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हम जानते हैं 2 बुक है केमिस्ट्री का। फर्स्ट है केमिकल डायनेमिक्स एंड सेकेंड बुक है जो हमारा है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। सो बुक का नेम तो हमारा होगा कि केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, और वो भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री है। सो इसमें टोटल आपके 6 यूनिट होंगे, ओके, 8 यूनिट होंगे, जो कि 4 यूनिट बुक वन से रहेगा एंड 4 यूनिट बुक सेकंड से रहेगा। सो चलिए चलते हैं कि 4 यूनिट देखिए क्या क्या होते हैं हमारे फर्स्ट बुक के। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट यूनिट, जैसा कि आज मैं कवर करूँगी, इसको आज मैं कम्प्लीटली कवर करूँगी विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। कंप्लीट बुक कवर करूँगी, कंप्लीट यूनिट कवर करूँगी। सो सेकेंड है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड है फेज इक्विलिब्रियम एंड फोर्थ है काइनेटिक थियोरीज ऑफ गैसेस। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट ये आपका। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से यूनिट आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में पढ़ के जाता है उस 2-3 यूनिट को अगर वो नहीं पढ़ पाया है किसी कारण से, वो एग्ज़ाम आ गया है पास में, वो नहीं अभी तक कुछ पढ़ा है, तो वो इन सभी यूनिट्स को पढ़ लेगा जो मैं अभी बताऊँगी आपको, तो वो एग्ज़ाम में तो पास तो हो ही जाएगा, उसके एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे। सो चलिए, बैक लगने की चांस बिल्कुल नहीं रहेगी। तो चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो आपका यूनिट 5 है उसका नेम क्या है। यूनिट 5 का है लिक्विड स्टेट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसा कि आप सभी का बुक ही है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आप सभी को पढ़ना है। थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड 8th है जो आपका है वो है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। ये है आपके टोटल्स 8 यूनिट हो गए, जिसमें कि आज मैं फर्स्ट यूनिट को कवर करूँगी विथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप सभी समझ लीजिए कि ये जो बीएससी का एग्ज़ाम्स होता है इसमें चाहे फर्स्ट का हो, चाहे सेकेंड का, चाहे थर्ड का, चाहे फोर्थ का, चाहे जिस सेमेस्टर का आपका 6 सेमेस्टर होता है, तो 6 सेमेस्टर में चाहे जिस सेमेस्टर में बच्चे हों, वो आपका हर साल एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो पेपर बनाते हैं, वो रिपीटेड क्वेश्चन का ही बनाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देते हैं। जो हर बार उन्होंने पूछा है वही देंगे, बस कुछ के सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ये लेक्चर आपका होने वाला है विथ नोट्स के साथ में, यानी को मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस देखी हुई हैं कि जिसमें सभी यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा देते हैं, देन टॉपिक बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखना कैसे है वो कोई नहीं बताता है। सो इस क्लास में मैं लिखना कैसे है वो भी साथ साथ बताते चलूँगी आपको। एग्ज़ाम में ऐसे लिखेंगे तो इतने मार्क्स पाएंगे, अच्छे से बताते चलूँगी। सो चलिए, बहुत इंट्रो हो गया इस टॉपिक के बारे में। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा मेन लेक्चर है ये आज का। तो हाँ, तो स्टूडेंट आ गए हम मेन टॉपिक पे। फर्स्ट ही यूनिट फर्स्ट जो है हमारा वो है क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट जो
टॉपिक है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये 2 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। आप सभी ये साथ के साथ में नोट डाउन करते चलिए, जो जो भी मैं बता रही हूँ कितने मार्क्स का आता है वो भी। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, या तो वेरी शॉर्ट में पूछेगा या तो शॉर्ट में पूछेगा, यानी कि या तो 5 मार्क्स में पूछेगा या तो 2 मार्क्स में पूछेगा। तो चलिए चलते हैं, क्या कहता है ये मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। आई नो, यानी कि मुझे आई होप, यानी कि मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इतना तो ज़रूर पता होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है सो मैं क्यों हूँ बताने के लिए। चलो चलती हूँ, बताती हूँ कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। जब कोई भी एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल, मैं थोड़ा हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगी क्योंकि आप सभी काफ़ी मोस्ट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हिंदी मीडियम से आए होंगे, सो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों वाले मैनेज कर लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम को हिंदी में तो समझ में आएगा। सो चलिए चलते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, अगर एक से अधिक मॉलिक्यूल्स जब इधर वाले को, यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, ये जो डैश है आपका, ये जो सैम्बल दिख रहा है, इसके इधर वाले को हम रिएक्टेंट कहते हैं, इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए इट कैन, इसका डिफिनेशन देखिए, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यानी कि इट कैन बी डिफाइंड, हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रूप में, एटम्स के रूप में, एंड आयन्स के रूप में ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के आयन होंगे। यानी कि पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन, किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, एटम या आयन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, जब कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उसे ही हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। आप सभी को बस इतना डेफिनेशन 2 मार्क्स में लिखना है और एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देना है ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। सो चलिए चलते हैं, आगे भी लिख सकते हैं आप, ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड या क्लासिफाइड एज यूनिमॉलिक्यूलर। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल आपके रिएक्टेंट के पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। अगर 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं, और 3 कर रहे हैं तो ट्राई कहते हैं। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्टेंट का है, वो क्या है, CaCO3 है। फिर इसके बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है, CaO प्लस CO2। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपके रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट के ओनली ऑन मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर देखिए 1 मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी जल्दी थोड़ा मैं पढ़ाऊँगी क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं, यूनिट 1 मुझे आज ख़त्म करना है, सो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, H2 प्लस Cl2, 2 मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, यहाँ पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए 2 H। अब देखिए आप सभी सोच रहे होंगे कि 1 1 फिर यहाँ पर प्लस 1 हो जाता तो 3 हो जाता, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ मैंने 2 लिख दिया ना, 2H2 प्लस 1 Cl2 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 H2 के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस 1 Cl2 के, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, देखिए 2 HgCl2 के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस 1
SnCl2 के, यानी कि टोटल कितने कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 2 इसके कर रहे हैं, 1 इसके, तो 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन में, तो इट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर कह सकते हैं। तो आई होप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्लियर हो रहा है। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट आपका सेकेंड टॉपिक है जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 2 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में, शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो चलिए क्या कहता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन अ टाइम इंटरवल। यानी कि किसी, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन, किसी भी देखिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी दिए गए रिएक्शन के लिए कैन बी डिफाइंड इज, हम डिफाइंड यानी कि हम प्रदर्शित कर सकते हैं इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, यानी कि हिंदी मीडियम वाले जिसको कहते हैं सांद्रता, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज को इन अ टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के में चेंज को ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के चेंज कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे ही क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो dx यानी x हमने मान लिया कि कोई भी कंसंट्रेशन है, x को मैंने क्या माना है कि कंसंट्रेशन है, और t को क्या माना, किसी टाइम इंटरवल में, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो dt मैंने क्यों लिखा, dx क्यों लिखा, ये क्योंकि यहाँ पर तात्क्षणिक यानी कि किसी इंस्टेंट टाइम पर ये चेंज हो रहा है, इंस्टेंट ये कार्य हो रहा है। सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, डी को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म समय या सूक्ष्म सांद्रता के लिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ, यहाँ तो आपको अगर 2 मार्क्स में एग्जामिनर पूछता है तो बस आप यहाँ तक लिख कर आएंगे, क्यों, 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है इतना। सो अगर 5 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो इसके लिए भी मैं लेकर आई हूँ। सो यहाँ लिखेंगे, आगे इसकी शुरुआत करेंगे कि ए टेंड्स टू बी, यानी ए लेट कर लिया मैंने कि ए क्या है, कोई भी रिएक्टेंट है, एंड बी क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए का कंसंट्रेशन एट टाइम t1, यानी किसी समय t1 पर ए का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन इज x1, हमने किसी समय t1 पर जो ए का कंसंट्रेशन है वो x1 मान लिया है, मोल प्रति लीटर, यानी मोल पर लीटर, ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है। तो इसका यूनिट ये होता है। तो फिर देखिए आफ्टर टी टाइम, यानी टी टाइम के बाद, यानी कि T2 आ जाएगा, तो इट विल डिक्रीज x2 मोल प्रति लीटर, यानी ये डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा x2 मोल प्रति लीटर में। देन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, आपको लिखना है, एग्जाम में इतना सारा ना लिखें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ से लिखिए कि रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि अगर हम लेट कर लीजिएगा कि T1 और T2 टाइम है, किसी टाइम इंटरवल पर x1 और x2 क्या है, आपका कंसंट्रेशन है, तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, x2 माइनस, यानी कि जो ऊपर मैंने क्या बताया था कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन आपका इसमें 2 है, तो x2 माइनस ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिएगा, और T2 माइनस T1, और माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर इसमें इंक्रीज करेगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, माइनस में लेकर चले आएंगे। तो हमेशा ये याद कर लीजिएगा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट यानी अभिकारक हिंदी में कहते हैं, तो इसका जो होगा वो होगा माइनस में होगा।
आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो चलिए, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर हम बी का कंसंट्रेशन देखते हैं तो बी हमारा क्या है, बी हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को पॉजिटिव में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्म करता है, तो इंक्रीज होगा उसका कंसंट्रेशन, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। यहाँ से देखिए यूनिट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट। इसको क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि ये 5 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। 2 मार्क्स में कैसे लिखना है मैंने वो भी बताया, 5 मार्क्स में कैसे लिखना है मैंने वो भी बताया। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगले टॉपिक पर बात करूँगी। तो चलिए स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट के थर्ड टॉपिक हमारा जो है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये भी हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो चलिए चलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि रेट लॉ को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं वही इसमें है, ये पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि किसी भी जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है, यानी कि सांद्रता होता है, वो किस पे रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो एक होता है, इफ मोर देन वन रिएक्टेंट, यदि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक से अधिक जो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, यानी कि रिएक्टेंट अगर एक से अधिक होंगे तो क्या करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करने लगेगा ऑन द प्रोडक्ट देयर कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करने लगेगा। इसी को क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो जब कोई भी एक मॉलिक्यूल यानी एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वो डायरेक्टली उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करने लगेगा। यही क्या कहता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है। तो देखिए, हमने ए बी 2 मान लिए, क्या मान लिए कि एक से अधिक हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और जो कि प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, पहले तो कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, रिएक्टेंट पे। पहले तो यही कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पर। फिर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो यहाँ पर इक्वल आएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट किया आ जाएगा कि हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो a टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n, और यहाँ पर देखिए जो n है वो आपका क्या है, देखिए वेयर k इज अ रेट कांस्टेंट है इफ दी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, यानी कंसंट्रेशन को ही इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये लिखा है जहाँ पर, इसका मतलब है कि ए का कंसंट्रेशन है एंड बी इज 1 मोल पर लीटर, देन तब रेट ऑफ रिएक्शन 1 के हो जाएगा। अगर इन दोनों का क्या हो जाए, कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यही इसमें कहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन यही कहता है। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये जो है, ये यहाँ पर जो है एक और टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर इंसुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फैक्टर इंसुलेटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हम किसी भी टेम्परेचर को किसी भी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन
रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें लिख के आना है। और देन यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इफ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन देन द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी इंक्रीजेस, इज विल द इंक्रीजेज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी कि अगर हम टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन के टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, देन तब हमारा काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स, तो देखिए अगर टेम्परेचर को, रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन जो कर रहा है उसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स और कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो रुके हुए थोड़ी ना होंगे, वो तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गति की अवस्था में होंगे। गति की अवस्था में जब मोशन में होंगे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो उनकी बीच की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर पर पीवी, हम जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, nRT। यहाँ पर देखिए आप सभी जो हैं, जब हम एक वेरिएबल की बात करते हैं तो दूसरे वेरिएबल को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो जब हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि अगर हम p की बात कर रहे हैं तो हम v को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये सभी नोट है, शॉर्ट नोट है, हिंट है आप सभी के लिए, जो मैंने काफ़ी सारे अच्छे से इस नोट को तैयार किया है आप सभी के लिए। जो मैंने पॉइंट देखा है, जहाँ पर समझा है कि हाँ स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ सकता है, तो सेम ऐसे ही आप सभी नोट्स बनाइएगा अपना, ताकि आप सभी अगर बाद में भी पढ़े तो आप सभी को क्लियर हो जाए, एक बार में ही क्लियर हो जाए। सो चलिए चलते हैं। पी बराबर nRT, ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो पी बराबर nRT, तो P इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम इधर लेकर चले आएंगे, तो nRT अपन V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट हमने मान लिया, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, n अपान v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, क्योंकि ये r तो कांस्टेंट है ही हमारा और टी भी मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो n अपान v क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। और ये भी हम जानते हैं कि ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली p क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन के। n अपान v क्या होता है, कंसंट्रेशन का हो जाएगा। देन यहाँ से ये क्लियर होता है कि ये भी प्रेशर भी हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ अ कैटालिस्ट, यानी कैटालिस्ट क्या होते हैं। देखिए कैटालिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज द पॉजिटिव एंड सेकेंड इज द पोजीशन, यानी कि पोजीशन नहीं है, पॉइजन होता है एंड फर्स्ट क्या होता है, पोजीशन होता है। पोजीशन में क्या होता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। अब आप सभी इसी से समझ जाइएगा कि पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन पॉइजन में क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो हाँ जी सॉरी, तो देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट का नेचर क्या होता है, टू टाइप्स के नेचर होते हैं, या तो वो कोवैलेंट रिएक्टेंट होता है या तो आयनिक रिएक्टेंट होता है। टू टाइप्स के नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दो प्रकार, या तो वो कोवैलेंट हो या तो आयनिक हो। कोवैलेंट होंगे तो क्या होगा, जो कोवैलेंट रिएक्टेंट होंगे उनसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और आयनिक जो होंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फैक्टर अफेक्टिंग जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। इतना आप लिख देंगे तो 5 मार्क्स इजली पास जाएंगे। तो चलिए आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते।
देखिए फोर्थ या फिफ्थ टॉपिक होगा आपका, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 5 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या तो फाइंड आउट करने के लिए ही कोई ही रिएक्शन दे देगा, जैसे कि H2 + Cl2 = 2H2 HCl दे देगा। अब इसका कहेगा कि ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए, तो ऐसा भी दे सकता है आपसे 2 मार्क्स में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। अभी उसको भी मैं देखूंगी, जो अभी एग्जाम्पल मैंने बोला, तो उसको क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज, इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, यानी कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के सभी नंबर्स हुज कंसंट्रेशन चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट पर उसके कंसंट्रेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। The total of number of reacting molecule whose concentration change is a result of a chemical reaction, it is called order of reaction. सो सिंपल सा हमारा डेफिनेशन था, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। आप सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि केमिकल रिएक्शन में जो रिजल्ट, केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है उस समय, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन, जैसे कि समझ लीजिए, जैसे कि हमारा कोई भी ए हमने मान लिया कि क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, इससे हमारा प्रोडक्ट बी बन रहा है, यानी कि ये क्या हमारा, ये क्या हो गया, ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। प्रोडक्ट क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। और रिजल्ट में हमारा क्या हो गया कि अगर रिजल्ट में हमारा कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, यानी कि ए कोई क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है, ए हमारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, बी हमारा क्या है, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है। तो ए से जब हमारा बी बनेगा हमारा, तो क्या होगा, ए से अगर बी बनाएंगे तो ये रिजल्ट ही निकला, यानी कि प्रोडक्ट या रिजल्ट निकला। तो रिजल्ट में इसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी क्या, नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी में डिक्रीज होगी, इनकी में इंक्रीज होगी। तो उसी चेंज इन कंसंट्रेशन को ही क्या कहते हैं, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो या तो एक और डेफिनेशन है, अगर आप सबको जैसे भी आप सभी सुटेबल हो उस पे जा सकते हैं, तो मैं ये भी आपको बता देती हूँ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, यानी कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल, रिएक्टेंट के पार्टिकल, मॉलिक्यूल और आयन, या तो पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल या तो आयन, किसके, रिएक्टेंट के, whose concentration has been changed during reaction, रिएक्शन करने के दौरान वो क्या हो जाए, उनके कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी पूछ ले किसे कहते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन इज अ रिजल्ट, यानी कि किसी भी रिजल्ट में अगर हमें कंसंट्रेशन का बदलाव मिल रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह देंगे। तो नोट देखिए क्या कहता है हमारा, इन अ केमिकल रिएक्शन, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर्स या गैसियस मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी भी आपके केमिकल रिएक्शन में जो गैसियस मॉलिक्यूल हो गए और वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कि अगर H2O आ गया तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल और गैसियस मॉलिक्यूल के क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये मेजरमेंट नहीं किए जाएंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप सभी को नोट या तो लिखिएगा या तो नहीं लिखिएगा, अगर स्मार्ट नंबर पाना चाहते हैं तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन छोटा सा लिख दीजिएगा अगर 2 मार्क्स में आता है, और एक एग्जाम्पल, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो ये सभी लिखना है, जितना मैं इस नोट्स में आपको बता रही हूँ, जितना मैं आप सभी को बता रही हूँ उतना पूरा लिखना है, और स्क्रीनशॉट आप सभी लेते जाइएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट एक्सप्रेशन। अभी रेट ऑफ एक्सप्रेशन मैंने पिछला बताया है टॉपिक। तो dx/dt, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन इन अ टाइम इंटरवल। तो dx/dt इज इक्वल टू k a⁴x एंड b⁴y। अब x और y जो हमारा पावर के फॉर्म में दिया है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी के सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। यही ऊपर लिखा था कि अगर k
कंसंट्रेशन के पावर में x एंड b कंसंट्रेशन पावर y, देन ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि पावर्स के सम को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर उस केमिकल रिएक्शन का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो मैंने बताया था अभी, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2HCl। ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो ये H2 क्या होता है हमारा, गैसियस फॉर्म में होता है, Cl2 भी गैसियस फॉर्म में होता है, HCl क्या होता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। आई थिंक आप सभी को इतना तो मालूम हो गया होगा कि कैसे गैसियस फाइंड आउट करते हैं, कैसे लिक्विड, कैसे वाटर, ये सभी आई थिंक मालूम होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर H2 गैसियस है, Cl2 गैसियस है और 2HCl भी गैसियस है, तो यहाँ पर अभी मैंने पिछला बताया था कि मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में कितनी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होगा, तो 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो ये है मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का, एक ये है, यानी कि रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज द 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द 0, बिकॉज ये जो है H2 का वो गैसियस फॉर्म में है, Cl2 भी गैसियस फॉर्म में है, HCl भी गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर ऑर्डर किसको कहते हैं, जो रिएक्टेंट के जो कि क्या होते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टू द पावर होते हैं, उसे ही तो कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट ही हमारा जब गैसियस फॉर्म में है, तो अभी मैंने नोट में क्या लिखवाया था, गैसियर और वाटर मॉलिक्यूल्स को हम मेजरमेंट में सम्मिलित नहीं करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 0 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि NH3 जो कि ये गैसियस फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2, तो ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है रिएक्टेंट में, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने ऊपर अभी बताया है कि ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है और इसको मेजरमेंट नहीं करते हैं। सो यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, C12H22O11 प्लस H2O क्या फॉर्म करेगा, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये फॉर्म होगा। तो हमारा C12H22O11 ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्म में करता है लिक्विड तो ये है, ये हमारा एक्वस मीडियम में फॉर्म करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका क्या हो जाएगा, एक ही कंसंट्रेट है ना, एक ही मॉलिक्यूल का कंसंट्रेट है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, उसमें आप सभी पूछ लीजिएगा, तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में इन सभी का एग्जांपल फिर से क्लियरिफाई कर दूंगी। तो चलिए CH3CA2H5 प्लस H2OL, L मतलब क्या हो गया, ये सभी मैंने किस लिए लिखा हुआ है, आप सभी को पता हो कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। तो डाइल्यूट H2SO4 में CH3COOH प्लस C2H5OH ये फॉर्म करेगा। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगी, ऑर्डर 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये H2O हमारा लिक्विड है। तो ये हम मेजरमेंट में नहीं लेंगे, केवल ये लेंगे, तो इसीलिए वो ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा। आई होप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से एक एग्जांपल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो ये 4 के 4 एग्जांपल आप सभी क्लियर कर लीजिएगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन भी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कह देगा कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देगा, और ऑल्सो एक्सप्रेस या डिफाइंड इज द डिफिनेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये दे देगा तो आपसे 5 मार्क्स में पूछ सकता है, अगर एग्जाम्पल वो दोनों देगा, अगर एक ही देगा तो आपसे 2 मार्क्स में पूछेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने पढ़ा, अब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे 5 या 20 मार्क्स में पूछा जाता है।
कह देगा कि ऑर्डर ऑफ जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का डेफिनेशन के साथ साथ एक रिएक्शन दीजिए प्लस एक एग्जाम्पल दीजिए और इसका क्या करिए, डेरिवेशन करिए। तो ये आपसे कितने मार्क्स में पूछ लेगा, टोटल 20 मार्क्स में पूछ लेगा। अगर केवल आपसे एग्जाम्पल और डेफिनेशन पूछता है तो 5 मार्क्स में पूछेगा। अगर केवल आपसे जीरो ऑर्डर का डेफिनेशन पूछता है तो वो 2 मार्क्स में पूछेगा। यानी कि इसे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग सभी क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे अगर ये आपने टॉपिक कवर कर लिया तो। इसको तो आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, और मॉलिक्युलैरिटी को भी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी। ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों टॉपिक छोड़िएगा मत, ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो मैं लास्ट में बताऊँगी इस टॉपिक कि आप सबसे ज़्यादा, अगर आपको पास होना है, बैक नहीं लगाना है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अपने एग्ज़ाम या तो इस वीडियो के एग्ज़ाम के 1 या 2-3 दिन पहले देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए अभी बता दूंगी कि कितने टॉपिक आपको तैयार करके जाने हैं कि आप अच्छे से तो पास हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका होगा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के प्रारंभिक कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसे ही क्या कहते हैं, इस टाइप को रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। यानी कि जब वो किसी प्रकार के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो वो कहाँ से कोई ऑर्डर देगा, तो जीरो ही हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया ऐसे कि जब कोई किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो यानी कि वो शून्य में हो है, तो यही आपका फॉर्मूला है। जब कोई किसी पे डिपेंड नहीं करे यानी कि वो क्या है, शून्य है। तो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। एक और है डेफिनेशन, आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी अगर मैं एक एक बताने चलूँ आप सभी को। तो यहाँ पर एग्जांपल में आप सभी क्या लिख कर आएंगे, N2O2 2NO केमिकल बैलेंस रिएक्शन है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जो रिएक्टेंट के क्या हैं, दोनों ही गैस मॉलिक्यूल हैं। तो 0 + 0 = 0 हो जाएगा। अब सेकेंड है एग्जाम्पल आपका 2SO2 + O2 क्या हो जाएगा, SO3। तो ये भी गैस, ये भी गैस, ये यानी कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है जब, तो जीरो ऑर्डर का ही हमें एग्जाम्पल लेना होगा। ऐसा करना होगा कि उसके क्या आए, ऑर्डर क्या आए, जीरो आए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम्पल और डेफिनेशन पूछता है तो सिर्फ इतना ही लिख कर आना है आपको। एक आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, एक डेफिनेशन, तो एक ही डेफिनेशन होता है मोस्टली, मैंने 2 लिख दिया हुआ है, दोनों मत लिख के चले आइएगा, एक ही लिखेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना ही क्या कहते हैं, एग्जाम में क्या कहेगा। अब एग्जाम में थोड़ी ना कहेगा कि रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट, कह भी सकता है, इस प्रकार से पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक जो पूछा है वो पूछा है क्या कि इसका क्या कीजिए, डेरिवेशन कीजिए या रेट कांस्टेंट निकालिए। तो ऐसे पूछ सकता है। तो देखिए, लेट द गिवन रिएक्शन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम मान लेते हैं कि जो मैं नीचे रिएक्शन लूँगी ए टेंड्स टू बी, यानी कि ए और ए क्या है हमारा रिएक्टेंट, बी है प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा जीरो ऑर्डर का है, ये मैंने लेट कर लिया। तो लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ए, और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और हमारा बाद का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल मैंने ए मान लिया और बाद का क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि प्रारंभिक जब मैंने ए मान लिया तो आफ्टर वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आफ्टर टी टाइम, यानी कि टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन में भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर चुका होगा। तो टी टाइम बाद तो A - X, यानी कि ए जो इनिशियल कंसंट्रेशन में से जो पूरा कंसंट्रेशन था उसको हम माइनस करेंगे। x हमारा क्या है, कंसंट्रेशन मैंने मान लिया, तो इसको माइनस करेंगे A - X, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो t टाइम बाद क्या हो जाएगा, x कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये तो जीरो था तो ये x हो जाएगा, ये A - X हो जाएगा। आई होप क्लियर है इतना कि जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन A मान रहे हैं तो उसका इसमें तो कुछ माना नहीं मैंने, तो जीरो हो जाएगा। और टी टाइम के बाद A - X हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यानी कि A में से x कंसंट्रेशन निकल गया है तो x यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो रेट
वेट, हाँ अब दिख रहा होगा आप सभी को। तो देखिए वहाँ तक तो हो गया था कि मैंने इनिशियल को 0 माना था एंड आफ्टर वाले को इनिशियल को a माना था, आफ्टर वाले को 0 माना था। आफ्टर टी टाइम के बाद मैंने क्या माना था, इनिशियल को a माइनस एक्स कंसंट्रेशन माना था और उसको क्या माना था, x माना था। तो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट कैसे लिखते हैं मैंने बताया था कि रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ऐसे रेट लिखा जाता है। तो वही लिखी हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन के। रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के। तो कंसंट्रेशन क्या था हमारा, ए माइनस एक्स था। टी टाइम के बाद में मैं कंसंट्रेशन काउंट कर रही हूँ, तो ए माइनस एक्स होगा और ये क्या है, जीरो ऑर्डर का होगा। क्यों जीरो ऑर्डर का होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन ही है हमारा। तो ये हमारा जीरो यहाँ पर लिख देंगे। फिर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स। जब प्रोपोर्शनैलिटी का सैम्बल हटेगा तो किसका आएगा, इक्वल का, और यहाँ पर क्या आएगा, रेट कांस्टेंट। तो ए माइनस एक्स टू द पावर 0। तो ए माइनस एक्स टू द पावर 0, किसी के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टी आ जाएगा। ये वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, इसका इधर मल्टीप्लाई किए, इसका इधर मल्टीप्लाई किए, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, तो इंटीग्रेट यहाँ भी कर दिया मैंने, इंटीग्रेट यहाँ भी कर दिया। तो के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। और किसका इंटीग्रेट करेंगे, टी का, क्योंकि टी हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ से x हो जाएगा इज इक्वल टू के, यहाँ से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, प्लस i क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है। आप सभी आई थिंक इंटीग्रेशन जानते होंगे, मैथ वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे आई थिंक, और बायो वाले स्टूडेंट को मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई इंटीग्रेशन का सैम्बल दिखता है तो x इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर एक का इंटीग्रेशन डी एक्स का करना हो तो आप सभी को समझाने के लिए बता रही हूँ कि डी और इंटीग्रेटन जहाँ भी आए वहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट दूसरा ही है मैथ के दुनिया में। तो बायो वाले समझ लीजिए, अगर डी और इंटीग्रेशन साथ में दिखे तो इसको हटा के बस एक्स लिखेंगे, जो भी फंक्शन रहेगा इज इक्वल टू के, और यहाँ से देखिए इसको भी कट कर देंगे तो टी बचा, और एक कांस्टेंट हमारा 8 हो जाता है। तो मैंने उस कांस्टेंट को आई मान लिया। आई क्या है, कोई भी कांस्टेंट, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। इफ़ x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैंने मान लिया कि x हमारा क्या है, 0 की इक्वल है, t भी 0 की इक्वल है, देन तब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x और t की, क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब i इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से, तो इस i इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू के टी प्लस i, तो i का 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा। और हमें k की वैल्यू, यानी रेट कांस्टेंट हमारा क्या था, k था, और k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, और तो t को इधर लेकर चले जाएंगे हम। अगर x इज इक्वल टू के टी है हमारा, तो x अपान k को इधर लेकर आए, t को इधर लेकर आएंगे तो t हो जाएगा इज इक्वल टू k। तो यही आ जाएगी हमारी, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपान टी। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये हमारी पूरी डेरिवेशन हो गई है जीरो ऑर्डर की, और जीरो ऑर्डर आता भी है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, सेकंड थोड़ा कम आता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक आध दो बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैंने देखा है काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो यहाँ से एक और आता है हाफ लाइफ पीरियड। ये पूरे, अगर ये पूरा जितना मैं अभी करा रही हूँ उतना पूरे 20 मार्क्स में आते हैं। यहाँ तक ही केवल 20 मार्क्स में नहीं आता, प्लस देता है कि हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि उसका हाफ लाइफ पीरियड भी निकालिए। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम पीरियड इन विच अ गिवन सबस्टेंस हैज़ बीन डिसोसिएट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ। यानी कि उस गिवन कंसंट्रेशन को अगर उस गिवन यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर हम हाफ कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। तो देखिए, अगर इनिशियल यानी कि t इज इक्वल टू टी हाफ हम लेट कर लेंगे, एंड x हमारा क्या है, x हमारा इनिशियल, x हमारा क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन है, t क्या है, टाइम है। तो जब हाफ लाइफ पीरियड कह रहा है, पीरियड यानी समय, टाइम,
तो टाइम को हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। t इज इक्वल टू टी हाफ हम लेट कर लेंगे, क्योंकि क्या है t हमारा फुल टाइम है, इसके इक्वल हम क्या कर लेंगे, हाफ टाइम को लेट कर लेंगे। इतना ना समझिए, बस ये समझिए कि t के बराबर हम क्या कर देंगे, t हाफ कर देंगे एंड x के बराबर में a हाफ कर देंगे। a क्यों हाफ किया मैंने, क्योंकि अभी मैंने पिछला बताया था कि यहाँ से देखिए, अभी मैंने यहाँ से बताया था कि ये जो आपका है, जो देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ए माना था। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए माना था तो अभी डेफिनेशन में बताया कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हम क्या कहते हैं, हाफ करते हैं। तो वही है हमारा कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे। तो वी नो दैट के इज इक्वल टू, हम जानते हैं, अभी को मैंने निकाला, अभी फाइंड आउट किया कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन टी होता है। तो के इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे ऊपर वाला, ए अपॉन टू रखेंगे, और टी की वैल्यू क्या रखेंगे, टी हाफ रखेंगे। तो टी हाफ ही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि टी हाफ ही हमारा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन टू के आ जाएगा, क्योंकि ए अपॉन यहाँ पर एक मान लीजिए तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो टी टू आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना। हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही क्या है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन सभी को याद भी कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये सब डायरेक्ट पुट करने होते हैं। तो यहाँ वहाँ पर आप डेरिवेशन पूरा थोड़ी ना करने बैठेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको भी क्या करना होता है, हाफ कर देंगे। आप सभी जैसे हाफ लाइफ पीरियड पूछ लिया किसी का, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी ये लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, उसी में 20 मार्क्स में ही ये सभी पूछे जा रहे हैं। अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 20 मार्क्स एकदम क्लियर हो गया, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है, तो जीरो ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है, तो जीरो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इनिशियल के हाफ कंसंट्रेशन पर कह सकते हैं डिपेंड करता है, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड करता तो वो किसका ऑर्डर हो जाता, 1 का हो जाता। तो चलिए इतना ध्यान दीजिए कि इनिशियल पर डिपेंड करिए। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, तो वो हमारा डिपेंड कर रहा है। यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स हो जाएगा। आई होप ये सभी क्लियर हो गया। ये आपका 20 मार्क्स कंप्लीट होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों मिलाकर आपके 20 मार्क्स क्लियर होते हैं। इसमें से आपको शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। तो आप अगर लॉन्ग तैयार कर लेते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो वो तीनों मतलब शॉर्ट भी बन जाएगा, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तो बनेगा ही, क्योंकि